हाँ, राधे राधे भाई। आओ आगे हम चलते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी हम एक कहानी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 3 में से क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसके हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ये कितने मार्क्स का है। ये टोटल जो चैप्टर है ये कितने नंबर का है, 4 का। इसमें से आएगा क्या, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भैया, 2 ऑब्जेक्टिव यानी एवए वाले। एक रिक्त स्थान खाली स्थान वाला एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का। एक अति लघुरात्मक एक लाइन वाला एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का लघुरात्मक यानी हल्का डेरिवेशन या हल्का न्यूमेरिकल। ये और बड़े क्वेश्चन इस पार्ट में से नहीं दे रखे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हाँ, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के लास्ट के कुछ क्वेश्चन टेक्निकल इश्यू के कारण रह गए थे, उनके सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे रखे इन लोगों ने, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे रखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िएगा। क्या कह रहा है अभी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक में से प्रति सेकंड। तो यहाँ t इक्वल टू कितना दे दिया, 1 सेकंड, और ये I का वैल्यू दे दिया और इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n ज्ञात करना है। क्या करना है, n ज्ञात करना। अब n ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता है, कैसे करें। तो पहले यदि q पता चल जाए तो q इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, n ही। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, क्या दे दिया, इसको डायरेक्ट करते क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला है। I इक्वल टू 4.8 एम्पियर एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। ज्ञात क्या कर ले, पहले q, देन q आ जाएगा तो क्या एनी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हम जानते हैं विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन t। t की जगह 1, q हमें नहीं पता, I हमें पता है 4.8। तो q कितना आ जाएगा, यहां से देखिएगा q आ जाएगा कितना, 4.8 कूलम। q आ गया, q इक्वल टू हम क्या जानते हैं क्या होता है, Ne 4.8 इंटू n 4.8 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कैंसिल आउट हो गया, कितने 3 टाइम। ये माइनस का इधर आएगा 3 अपॉन 10⁻⁻19 इक्वल टू n आएगा। ये माइनस का जाके ऊपर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 19। तो ऐसा कोई जो भी ऑप्शन है उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा जो भी अपना ऑप्शन दे रखा है उसको चेक कर लीजिएगा पीडीएफ में, और आगे चलते हैं यहां से। ऐसा ऑप्शन है ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। यदि किसी चालक तार की लंबाई डबल कर दी जाए, किसी चालक तार की लंबाई डबल कर दी जाए, इसका अनुप्रस्थ काट भी कितना कर दिया, डबल कर दिया, ये दोनों चीज डबल कर दी, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये कहानी है। तो इसको देखिएगा, हम कैलकुलेट करते हैं इसको भी फटाफट। हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, किसी चालक के लिए प्रतिरोध R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अब नई लंबाई कितनी कर दी, 12। नया एरिया कितना कर दिया, 2a। तो यहां से नया R प्राइम फाइंड आउट होना चाहिए इनके हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, R प्राइम इक्वल टू रो, ये नहीं बदला, 2l हो गई, और एरिया कितना हो गया 2a, ये कैंसिल आउट हो गए। तो R प्राइम इक्वल टू कितना आया, रो l अपॉन a, जो कि किसके बराबर है, पहले वाले R के। ये ठीक है, तो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, नियत रहेगा, ये बदलेगा नहीं। क्या होगा, एक समान रहेगा, बदलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अनोमीय युक्तियों का अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। तांबे का तार नहीं होता, कार्बन प्रतिरोध नहीं होता, डायोड होता है, टंगस्टन नहीं होता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, डायोड, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और ट्रांजिस्टर, ये किस में आएंगे, अनोमीय युक्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि जब हमारे पास धातु के किसी धातु के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध की इन्होंने चर्चा की है। तो देखिएगा क्या होता है उसमें, यहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन से इस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टी बढ़ा रहे हैं, तो इनके बीच की टक्कर, जो टक्कर हो रही होंगी इनकी, वो टक्करों में जो समय पहले लग रहा था, अब समय क्या हो जाएगा, कम। अब समय क्या लगेगा, कम। ये जो ताप बढ़ाएंगे तो इनकी टक्कर कैसी होगी, जल्दी जल्दी टक्कर होगी, तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, दोनों के मिलने का समय क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए टाउ क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो रहा है। विश्रांति काल का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन जो है उसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, विश्रांति काल कम हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला, प्रतिरोध का विलोम होता है, इसको समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से, इसमें बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अब यहां क्या पूछा है, 1/r किसके इक्वल होता है, तो कई बच्चे बोल देते हैं ये हालांकि होता है G = 1/r, यानी कंडक्टेंस, चालकत्व, कंडक्टेंस, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या सीमेन, साइमेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जो चालकता बोलते हैं बच्चे, सिग्मा = क्या होता है, 1/ρ, यानी चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी, वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, इनवर्स होती है, सिग्मा। और इसका जो यूनिट होता है मात्रक, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो 1/r का जो अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, चालकत्व के। यदि किसी ऑप्शन में चालकत्व है तो हम कर देंगे, नहीं तो चालकता किसका होता है, रो का। तो चालकत्व है क्या, नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो तो अनंत होती है, और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है अतिचालकों की, वो कितनी होती है, 0। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये चित्र दे दिया, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन रहा है, व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है, उसमें हमें देखना संतुलित अवस्था में है, तो जो बीडी भुजा है उसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। यानी क्या दे रखा है इन्होंने, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब इन्होंने बीच वाला 60 दे दिया, उससे हमें क्या मतलब, P/Q = R/S। तो यहां से ये दोनों बराबर है, इसलिए बीच की धारा, बीच की जो ब्रांच है, इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है भाई, अगला पार्ट, एक सेल का विद्युत भागबल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, वायु परिपथ में वायु परिपथ में प्रतिरोध कनेक्ट हो रहा है, ये लो, R ओम प्रतिरोध कनेक्ट है। ठीक है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, इसने बोला है कि सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को करते बेहतरीन प्रॉब्लम है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे इधर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या बोला है, एक बैटरी है, क्या है, एक बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है जो क्या है, R एप्सिलॉन। ये डाटा दे दिया, तो इधर से प्रवाहित धारा आई है, तो इधर से भी कितनी जाएगी, R के बराबर दे रखा। ठीक है, तो इधर से भी आएगी। यहां माना कि वोल्टेज कितना, V ड्रॉप हो रहा है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां से प्रवाहित धारा एप्सिलॉन -I
इंटू आर इक्वल टू ये बी, एप्सिलॉन माइनस आई आर इक्वल टू बी किसके बराबर, आई इंटू कैपिटल आर, लेकिन अब कैपिटल आर की जगह कितना दिया गया है सर, स्मॉल आर, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ये आई आर इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 2 IR, आई इंटू आर को हम क्या लिख सकते हैं, बी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 2 बी, तो एप्सिलॉन अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन, हमारे पास ये आंसर होगा। ये देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ए ऑप्शन है, तो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी समेशन आई, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लो, दोनों एक साथ बता देते हैं। किरचॉफ का पहले नियम को क्या कहते हैं, केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, तो केसीएल यानी आई, समेशन आई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt, आवेश प्रवाह की दर, समेशन इक्वल टू 0। किसी भी राशि का अवकलन 0 कब आता है, जो राशि कैसी होती है, नियत, तो यहाँ कौन नियत होगा, q नियत होगा, कौन नियत होगा, आवेश नियत होगा, इसलिए कौन संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। अगला देखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, समेशन b इक्वल टू 0, किसके लिए लगता है, लूप के लिए लगता है, तो ये किस पर होता है, यहाँ से b किस फॉर्म में होती है, ऊर्जा के रूप में, वोल्टेज, देन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते, अगला, एक 50 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, सवाल देख लीजिए, वोल्ट की बैटरी दे दी, 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दे दिया कैपिटल 10 ओम, 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 4.5 एम्पियर, देन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी जैसे सवाल किया ना सेम होगा, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, अभी देखिएगा, यहां देखिएगा हमारे पास क्या क्या दे दिया, इन्होंने जो दे दिया उसको हम बना लेते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया इस बैटरी का, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है कैपिटल आर, और ये एप्सिलॉन है स्मॉल आर, देन हमारे पास ये दे दिया इन्होंने, अब 50 और आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये दे दिया कितना 10 ओम, इधर से धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई, आई इन्होंने दे दी कितनी 4.5 एम्पियर, इतनी धारा इन्होंने दे दी। अब इसको हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम जानते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन माइनस आई, इधर से भी धारा कितनी जाएगी आई, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास इसके सिरों पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, माना बी, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर इक्वल टू बी, बी की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, ये आई का वैल्यू पता है, हाँ कितना 4.5, कैपिटल आर 10, एप्सिलॉन 50 माइनस आई आर, यहां से देखिएगा ये कितना हो जाएगा 45, ये इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5 इक्वल टू आई, आई का वैल्यू पता है, हाँ स्मॉल आर, आई का वैल्यू कितना है 4.5, 4.5 का इसमें भाग लग जाएगा, तो ये दशमलव हटेगा 0, ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 10/9, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 ओम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तो ऐसा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही। अगला क्वेश्चन, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब कभी भी सेलों को पैरेलल जोड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, धारा बढ़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, उनमें क्या होता है, करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल में होता क्या, विद्युत अपघट, तो विद्युत अपघट जो है उसका क्या है, प्रतिरोध होता है, ठीक है, इसमें कौन हो जाएगा, धारा बढ़ती है। बैटरी द्वारा प्रदत्त दी गई धारा अधिकतम होती है, बैटरी मैक्सिमम करंट जब देती है जबकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, आंतरिक प्रतिरोध ए दे रखा है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15,
पढ़िएगा ये क्या कह रहा है, सेलों के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में, अभी तो देखा है हमने कौन सा क्रम था, समांतर क्रम में कैसी धारा प्राप्त होती है, अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक है, यहां आके अपने क्वेश्चंस, यहां आके अपने ये वाले ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, खत्म। अब ब्लैंक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चंस। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को, आवेश के बहने की दर को हम क्या कहते हैं, जब आवेश बहता है तो इसकी रेट को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा। तो इसमें क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अगला, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, श्रांति काल या विश्रांति काल, टाउ कहते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का अपोज करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या कहलाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर। ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर दे, क्या कहलाती है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अगला 20, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से सुनिए। किसी संधि पर, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसका नियम है, किरचॉफ करंट लॉ का नियम है, केसीएल है। तो ये क्या कहता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला एक कौन से, केसीएल से, किरचॉफ करंट लॉ से। किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग समेशन बी इक्वल टू क्या आता है, 0। ये कौन है, केवीएल। तो यहाँ क्या लिखोगे, शून्य, यहाँ भी शून्य। अमीटर हमेशा परिपथ या शाखा के घटक में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और जो हमारे पास वोल्टमीटर होता है उसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा श्रेणी। त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब कैसे लगाए जाते हैं, जो लगाई जाती है, जिनको तुम कहते हो सीरीज, सीरीज कहते हो, तुम भी श्रेणी बोलते हो उसको इंग्लिश में, है ना, क्रम में लगे होते हैं। जबकि हमारे घरों में पंखे ये किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में, यानी ये समांतर क्रम में होते हैं। अगला, हम मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो किस कोटि की होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। 10 की घात -6 एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है मानव शरीर की तंत्रिकाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अति लघुरात्मक, एक एक लाइन का। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई ये होती है वोल्ट। क्या होती है सर, वोल्ट। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि प्रतिरोध की कहानी क्या आती है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास ध्यान दीजिए, ताप जब बढ़ाएंगे, टी हम इंक्रीज कर रहे हैं चालकों के लिए, धातुओं के लिए। जब हम ताप बढ़ा रहे हैं, इनके लिए सूत्र होता है आर प्राइम इक्वल टू R1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ये सूत्र होता है हमारा पास। तो R नियत है 1, नियत है एल्फा। अब डेल्टा थीटा, यानी ताप बढ़ेंगे तो डेल्टा थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से R प्राइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रो प्राइम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, धातुओं के लिए, चालकों के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व होता क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है J इक्वल टू I अपॉन A। यानी I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा हमेशा अपरिवर्तित होती है, गलत बात है, नहीं, विद्युत धारा अपरिवर्तित नहीं रहती, यानी नियत रहती है क्या, नहीं, गलत बात है। अगला, किस विलयन में धनावेश ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं? किस विलयन? विद्युत अपघट्ट। किस में करते हैं? विद्युत अपघट्ट में। अगला, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण, थोड़ी देर पहले भी आया था, किस पर करता है? आवेश संरक्षण नियम पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य। हाँ भाई, किसी टेक्निकल इश्यू के कारण ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। आइए आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको हम चर्चा करते हैं। तो हमने किरचॉफ के दोनों नियम हमने अभी डिस्कस कर लिए थे। क्या कह रहे थे? ये किरचॉफ के नियम दोनों गति विद्युत अपघट्ट में करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। और दूसरा नियम किस पर होता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला, सेल के विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता में अंतर। एक क्वेश्चन, दो पदार्थों के नाम जो प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव होता है, यानी सेमीकंडक्टर। ओम का नियम, इसकी दो लिमिटेशन सीमाएं, मीटर सेतु की दो सीमाएं, और आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक। ये क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा, अपन इनकी चर्चा करते हैं। आइएगा देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने कि जो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल इनके अंदर। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि जब जो सेल है वो कनेक्ट नहीं है किसी एक्सटर्नल परिपथ से, यानी सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सेल के सिरे कैसे हैं? खुले। तो इस स्थिति में जो इसकी वोल्टता होगी वो क्या होगी? विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और टर्मिनल वोल्टता, जब सेल से क्या प्रवाहित हो रही है? धारा, यानी बंद लूप में है, उस समय इसकी जो टर्मिनल वोल्टता होगी उसे अपन क्या बोलते हैं? बी से व्यक्त करते हैं, और बी का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टता कब आती है? ये विद्युत वाहक बल कब आता है एप्सिलॉन? जब ओपन सर्किट होता है, यानी सेल से कोई भी धारा यूज नहीं ली जा रही है सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टता आती है वो कब आती है सिरों पर? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? तो हो गया है। तो उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक नेगेटिव, जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा, एल्फा का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और हम जानते हैं चालक पदार्थों के लिए क्या होता है सूत्र? चालकों के लिए एल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव। और कुचालक और अर्धचालकों के लिए एल्फा कैसा होता है? नेगेटिव। अब इसमें सेमीकंडक्टर अर्धचालकों के हम जानते हैं कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन एंड ETC, ये सब इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? इस नियम की दो लिमिटेशंस लिखनी है। ओम का नियम तुम सब जानते हो, जब किसी चालक तार के सिरों पर कोई हम 20 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो किसी चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। जबकि उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि कैसी रखी जाएं? नियत रखी जाएं। उस केस में V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू R I, R इक्वल टू B अपॉन I। अब अगला, इसी का पार्ट अगला, इसकी दो लिमिटेशंस पूछी हैं, दो कमी पूछी है, क्या सीमाएं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो इसके लिए यह उच्च तापकों के लिए कार्य नहीं करता, टेम्परेचर हाई होगा तो ये काम नहीं करेगा। और क्या बात है, इसके लिए हमारे पास ये केवल रैखिक युक्तियों के लिए, ये केवल रैखिक लीनियर डिवाइसेज के लिए वैलिड है, अरैखिक
जैसे सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, उनके लिए लागू नहीं होता ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीटर सेतु की कोई दो कमी बताइए। मीटर सेतु की दो कोई सीमाएं देखिए। मीटर सेतु के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये अधिक मान का प्रतिरोध नहीं देता, अधिक मान का मापन नहीं देता, अधिक मान का मापन नहीं करता। और दूसरी बात हमारे पास जो है, दूसरी बात जो है कि मीटर सेतु का जब उपयोग करते हैं तो हम जब उपयोग कर लें तो उसके बाद उसमें से कुंजी को क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, कुंजी को बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कुंजी लगी रहेगी यूज करने के बाद तो उसमें करंट प्रवाहित होगा, उसके कारण उसका तार का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाने से क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाने से क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगला दो लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक व विभव बताइए। म्यू के लिए इन्होंने चर्चा की है। आवेश और गतिशीलता कौन होती है, मोबिलिटी किसको बोलते हैं हम, मोबिलिटी होती है हमारी म्यू। क्या होती है मोबिलिटी, म्यू। म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम होता है। ई यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ विश्रांति काल है, एम क्या है यहाँ पर मास। तो ई क्या होता है क्यू आवेश, टाउ क्या होता है सेकंड, और एम क्या होता है किलोग्राम। यहां से अब इसके लिए हम विमा का बात करते हैं, इसकी माँ आएगी और इसकी माँ क्या निकल के आएगी, यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिख देंगे हम IT, यानी उसके लिए क्या हो जाएगा A1 T1, इसके लिए सेकंड के लिए T1 अपॉन किलोग्राम। तो इसकी जो माँ आई है वो क्या निकल के आ जाएगी, M1 M-1 L0 A1 T2, ये इसकी क्या आ जाएगी माँ। और इसका मात्रक हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे म्यू इक्वल टू इस BD अपॉन E BD अपॉन E, तो यहां से BD को क्या लिखेंगे मीटर बटे सेकंड। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे मीटर स्क्वायर बटे सेकंड इंटू वोल्ट। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये भी है और ये भी है, दोनों इसके यहां से हम लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या, अभी तो इधर तो नहीं बचा, अगला और देखते हैं इसमें पार्ट। हाँ, उस के और क्वेश्चन करने थे, हम कह रहे हैं सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको और फ्री करते हैं अभी, देखिएगा। बच्चे खतरनाक। हाँ, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी देख लीजिए। अबेन वेग को समझाइए, दोनों क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं लोगों ने, ये दोनों एक ही है। अबेन वेग को समझाइए, विद्युत धारा और वेग में संबंध, ये भी ऐसे ही है, दोनों सेम है। ये डेरिवेशन करवा रखा नोट्स में, देख लीजिएगा। सेलों के संयोजन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, ये भी करवा रखा है, सूत्र की स्थापना। अगला, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 और ये दे रखे श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसके लिए वायु प्रतिरोध, पूरा डेरिवेशन, ये भी क्वेश्चन हो रखा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमें डिस्कस करना है वो कौन सा चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ये हम कहां तक कर लिए थे, इधर ये 46 तक हो गया था, आई मीन 47, 48 और 49, इनकी हमें चर्चा करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, समझाइए कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो इसको करने के लिए सॉल्व अभी करते हैं। देखिएगा,
अगला क्वेश्चन भी पढ़ लो। उस भौतिक राशि का जिसका मात्रक जूल बटे कूलम होता है, राशि सदिश सदिश ये विभव है और विभव का हम नाम जानते हैं अदिश राशि होती है। विद्युत विभव की विमा लिखिए और विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच रिलेशन लिखना है। ये हमें कहानी यहां से सॉर्ट आउट करनी है। तो आगे आइएगा, देखिएगा। इन्होंने कहा है कि चालकों के अंदर जो ये है विद्युत क्षेत्र का वैल्यू 0 होता है। तो हम जो संधारित्र की प्लेट है, 2 प्लेट लेते हैं, समांतर प्लेट। चलो इधर ही करते हैं। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, इसके बीच में, यानी ये हमारे पास समांतर प्लेट है दोनों, तो इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस 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 है, तो इस पर क्या है माइनस माइनस माइनस, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। तो अब हम जानते हैं पोलराइजेशन के कारण इस प्लस सिग्मा वाले साइड में क्या आ जाएगा माइनस, क्या चार्ज डेंसिटी आ जाएगा माइनस, और इधर माइनस वाले की तरफ क्या आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो ये कहाँ इन प्लेटों के बीच की कहानी है, ठीक है। तो अब इसके कारण बाहर वाले जो ये प्लेट है इनके कारण इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसे हम बोलेंगे क्या ई बाह्य, ई एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे ई एक्सटर्नल, और उसकी दिशा इधर होगी प्लस से माइनस। अब हमें किसकी देखना है, इसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा इस प्लेट में, तो इधर जाएगा प्लस से माइनस, ई इन, दोनों पर डेंसिटी हमने सेम लिया है, तो ई बाह्य की दिशा इधर है, ई इनकी दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ई कुल कितना आ जाएगा ई कुल। अब जब हमें ये पूरा चर्चा करना है तो ई कुल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इधर, इसके कारण कितना आ जाएगा माइनस के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, नोट्स में करा रखा है क्वेश्चन। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक, इसकी चर्चा करें, दोनों क्वेश्चन इससे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू, बी इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू, यानी W जूल बटे कूलम। तो ये हो गया, कौन हो गया वोल्टेज, जूल बटे कूलम, ये कौन हो गया वोल्टेज। अब ये कैसी राशि होती है वो आदेश, आदेश राशि होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे पास। अब इसके लिए जो हम इसके लिए हमें लिखना है ये W के लिए विमा, इसकी विमा की भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास M1 L1 T-3, M1 इसके W के लिए T-3, M1 L2 T-2, W हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या लिखना है Q, Q के लिए क्या लिख देंगे IT, यानी A1 T1। तो क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1, ये आंसर हो जाएगा, यानी 1231, ये दोनों माइनस, ये दोनों। और कोई क्वेश्चन यदि हो इसमें तो देख लीजिएगा, अदरवाइज पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये और दे रखा है, विद्युत विभव की विमा इनके बीच में संबंध, तो क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर, डीवी इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर लो या वैसे लिख लो,
और क्या होता है, यहां से हमारे पास dB अपॉन dr इक्वल टू इसका माइनस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीन बिंदु आवेश, आगे देखिएगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तीन बिंदु आवेशों से निर्मित स्थितिज ऊर्जा निकलवा रखी है नोट्स में। समांतर प्लेट संधारित्र के इसके समानुपाती दूरी के व्युत्क्रमानुपाती करवा रखा है। स्थिर विद्युत विभव को, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे। ठीक है, ये हमने पहले कर रखे। यदि कोई किसी को बालक को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा।